तो ग्रुप 16 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ग्रुप 16 जैसा कि हम लोग जानते हैं, ऑक्सीजन फैमिली, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, ये सारे के सारे मेंबर्स हैं ऑक्सीजन फैमिली के। इन सबको कलेक्टिवली हम लोग एक नाम दिए हैं जिसका नाम है चाल्कोजन। स्पेलिंग और हैंडराइटिंग को इग्नोर करना। चाल्कोजेंस, ठीक है। चाल्कोजन क्या होता है? तो चाल्कोजन वो कंपाउंड होता है जिसका कॉपर के साथ बाइंड करने का टेंडेंसी रिलेटिवली ज्यादा होता है, ठीक है। तो वैसे कंपाउंड्स को हम लोग चाल्कोजन कहते हैं, और इस पूरे के पूरे फैमिली को ही हम लोग कहते हैं चाल्कोजन, क्योंकि ये सारे के सारे कॉपर से बहुत अच्छे से बाइंड कर सकते हैं। अगर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट देखा जाए तो इसमें से किसी भी एक एलिमेंट को उठा लो, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 माइन चलो +2 +6 +4 -2, ये सारे के सारे इसका मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट, पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट रहता है, ठीक है। अब लेकिन इसमें जो हमारा प्यारा ऑक्सीजन है ये सिर्फ -2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। रीजन, अनअवेलेबिलिटी ऑफ 3D वेकेंट ऑर्बिटल्स, ठीक है। बाकी के बाकी सारे ये सारे ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि +4 और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है इसमें ज्यादा स्टेबल कौन सा रहता है, ठीक है। तो इसमें मतलब सबसे ज्यादा जो इन सारे के सारे ऑक्सीडेशन स्टेट है इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा है? तो सबसे ज्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट तो +6 का ऑक्सीडेशन स्टेट ही होता है। लेकिन जैसे जैसे हम लोग नीचे जाना स्टार्ट करते हैं ग्रुप में, +6 का ऑक्सीडेशन स्टेट का होने का टेंडेंसी घट जाता है, मतलब स्टेबिलिटी का टेंडेंसी घट जाता है, और +4 का रिलेटिवली बढ़ जाता है। रीजन, इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है। तो इसी की वजह से +4 का स्टेबिलिटी बढ़ जाता है। अब और आगे देखते हैं इसका एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। SO2 गैस, SO2 का जो गैस होता है ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह ही दोनों की तरह बिहेव कर सकता है, क्योंकि ये +4 से +6 में भी जा सकता है, +4 से 0 और -2 में भी जा सकता है, ठीक है। तो मतलब अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा तो मतलब खुद रिड्यूस हो जाएगा, खुद रिड्यूस हो जाएगा तो मतलब यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और अगर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा तो यहाँ पे आ जाएगा। तो इसका मतलब ये दोनों ही ट्रेड्स SO2 के लिए पॉसिबल है। लेकिन जो ज्यादा फीजिबल ट्रेड है सल्फर के लिए ये होता है +6 में आना, ठीक है। ये +6 में आना ज्यादा प्रेफर करता है। क्यों? क्योंकि ये रिलेटिवली ऊपर है पीरियोडिक इस पर्टिकुलर ग्रुप में, और इस पे इनर्ट पेयर इफेक्ट काम नहीं करता है, ठीक है। तो ये था इसका रीजन कि ये +6 में ज्यादा स्टेबल होता है। अब थोड़ा सा और इसमें आगे बात करते हैं, ठीक है। तो एक इसी टाइप का एक क्वेश्चन बहुत पहले जेईई मेंस में आ चुका है कि which of the following is the most stable oxidation state of sulfur, तो तुमको अब उसका आंसर पता है, ठीक है। अब एक पर्टिकुलरली प्रोसेस हम लोग का छूट गया था, एक रिएक्शन छूट गया था ग्रुप 17 में, वो बता देते हैं। डीकन्स प्रोसेस बोलते हैं उसको। अगर एनसीईआरटी रीड किए होगे, जो कि हमको उम्मीद है तुम लोग नहीं किए हो, तो उसमें तुम लोग को ये चीज दिखा होगा। ये बेसिकली HCl को बनाने Cl2 गैस को बनाने का एक तरीका होता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग HCl लेते हैं, ऑक्सीजन से इसका रिएक्शन कराते हैं, CuCl2 का इसमें कैटलिस्ट डालते हैं, और यहाँ पे हम लोग को मिलता है Cl2 + H2O, ठीक है। इस तरफ हम लोग क्लोरीन वाटर मिला और बना किससे, HCl + O2 कपल्ड विथ CuCl2, ठीक है। तो ये था इसका एक रिएक्शन, ये है प्रिपरेशन ऑफ Cl2, ठीक है। अगर प्रिपरेशन ऑफ Cl2 का बात कर रहे हैं तो एक एक्सटेंडेड प्रिपरेशन ऑफ CO2 भी तुम लोगों को बता देते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन। अब भाई ये इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन क्या होता है? तो ब्राइन सबसे पहले क्या होता है, किसी को कोई आइडिया? NaCl + H2O, कंसेंट्रेटेड NaCl, हाँ वाटर रहता है, कंसेंट्रेट भी लिखते हैं तो भी वाटर रहता है।
लेकिन बहुत हाई कंसेंट्रेशन में जब हम लोग NaCl रखते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं ब्राइन। इसका अगर हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस कराएं, मतलब यहाँ पे एक बड़ा सा बीकर ले लें, इसमें थोड़ा सा पानी और NaCl डाल दें, यहाँ पे अपना कैथोड और एनोड का रॉड को फिक्स कर दें, ठीक है, कैथोड और एनोड का रॉड को फिक्स कर दे और एक्सटर्नली थोड़ा सा वोल्टेज अप्लाई कर दे, तो ये हो गया इसका इलेक्ट्रोलाइसिस। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो Cl है, यहाँ से Cl माइनस और एक आइटम है Na प्लस, पहले Cl माइनस से देखते हैं, तो ये जाता है Cl2 प्लस, इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, ठीक है, बैलेंस कर देंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। तो ये इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, इस प्रोसेस में हो रहा है Cl माइनस का पर्टिकुलरली लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन कहाँ होता है, एनोड पे, तो ये Cl माइनस एनोड पे जाके ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अब बचा है हमारे पास Na प्लस, तो कुछ लोगों को लग रहा होगा कि Na प्लस एक इलेक्ट्रॉन लेके रिड्यूस हो जाएगा Na में, लेकिन वो गलत फहमी है, वो ऐसा होता नहीं है, ठीक है। पर्टिकुलरली होता क्या है वो भी तुम लोगों को बता ही देते हैं। होता ये है कि Na प्लस जाने का कोशिश तो बहुत करता है कैथोड पे, जा नहीं पाता है। कैथोड पे उससे पहले वाटर पहुंच जाता है, वाटर पहुंच जाता है और ये हो जाता है रिड्यूस, मतलब रिडक्शन के बाद ये बनाता है H2 और OH माइनस, ठीक है। और इस रिएक्शन को अगर हम लोग बैलेंस कर देंगे तो ये इसका पूरा पर्टिकुलरली बैलेंस रिएक्शन आ जाएगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन होता है कैथोड पे। अब Na प्लस क्यों नहीं जा पाता है, तो ये इसका रीजन तुम लोग पढ़ोगे एक चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रो केमिस्ट्री में। रीजन इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से ही होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और रिड्यूसिंग मतलब ई नॉट वैल्यू पे इसका जो टेबल तुम लोग को याद अभी तो नहीं करा है, बाद में करा देंगे, उससे ही तुम लोग इसको डिसाइड करोगे, लेकिन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सर इसको तुम लोग को डील करेंगे, ठीक है। तो ये था दो तरीका फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ब्राइन, लेकिन हम लोग का Cl2 जो बनाना था हम लोग यहीं से बना चुके हैं, ठीक है। ये हम लोग के लिए अच्छी बात है, तो डीकेन्स मेथड और इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन को ध्यान रख सकते हो, ठीक है। अब अब देखो, अगर मेरे दिमाग में ग्रुप 15 आता है तो उनको एक रिएक्शन याद आता है, ऑसवर्ल्ड्स प्रोसेस। अगर मेरे दिमाग में ग्रुप 16 आता है तो मेरे दिमाग में एक प्रोसेस याद आता है जिसका नाम है कॉन्टैक्ट प्रोसेस, ठीक है। कोई इस पर रोशनी डालना चाहेगा या हम ही रोशनी डाल दें? ठीक है, तो ये बेसिकली ये पूरा प्रोसेस को हम लोग कॉन्टैक्ट प्रोसेस बोलते हैं, जिसमें पहला रिएक्शन ये, दूसरा रिएक्शन ये, तीसरा रिएक्शन ये, चौथा रिएक्शन ये होता है, ठीक है। इसमें जो X है ये यहाँ पे एक कैटलिस्ट है, ठीक है। कैटलिस्ट का नाम हम तुम लोग से पूछते हैं लेकिन हमको बहुत भरोसा है कि तुम लोग को नहीं पता वेनेडियम होगा। पेंटाऑक्साइड। बहुत बढ़िया, कौन बताया, नाम बता दो। आदित्य। बहुत बढ़िया, V2O5, ठीक है। तो ये यहाँ पे हम लोग V2O5 का कैटलिस्ट को यूज करते हैं। ये बेसिकली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। अब क्योंकि तुम लोग इसको बताए हो तो इसलिए तुम लोग को हम एक चीज और अच्छा बताते हैं कि V2O5 का तुम लोग को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे रिएक्शन पढ़ने हैं। V2O5 V2 मतलब वेनेडियम के VXOY कंपाउंड्स के, मतलब
VO2, V2O5, V2O6, बहुत सारे जितने भी कंपाउंड होते हैं, V4O10, ये सारे के सारे कंपाउंड से तुमको ऑर्गेनिक में ऑक्सीडेशन रिएक्शंस पढ़ना है। खास बात, एनसीईआरटी में सिर्फ 2-3 दिया है, ठीक है, एनसीईआरटी में 2-3 दिया, लेकिन इस 2-3 से बहुत कम सवाल आता है। लेकिन इसके बाहर में जो और भी रिएक्शंस होते हैं, इससे भर भर के सवाल पूछा था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। बेंजीन को कहीं भी देख लेगा अगर मतलब प्रोफेसर, और उस पे अगर OH ग्रुप लगाना है तो तुम्हारे पास एक ही तरीका है, मतलब एक तरीका नहीं, वन ऑफ द बेस्ट तरीका है ऑक्सीडेशन, और ये है इसके तरीके से, ठीक है। इसको अगर कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना है, COH है, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना है, बुड्ढे को एक ही तरीका आता है, V2O5 से रिएक्शन कराता है और इसके n नंबर ऑफ कंपाउंड से रिएक्शन करा देता है, कंडीशन हॉट और कोल्ड में खेलते रहता है। तो इसीलिए इस चीज को बहुत अच्छे से करके जाना, ठीक है। उम्मीद करो कि जो भी तुम्हारे पास क्वेश्चन आएगा, अगर ऑक्सीडेशन का हुआ तो इसको तो यूज करेगा ही करेगा, सीक्वेंशियल रिएक्शन में एक रिएजेंट तो इसको यूज करेगा ही करेगा, ठीक है। हर प्रोफेसर का फेवरेट कंपाउंड। बैक टू द गेम। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है। ये है कॉन्टैक्ट प्रोसेस। बेसिकली हम लोग यहाँ पे रोम्बिक सल्फर लेते हैं, S8 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। रोम्बिक सल्फर लिए, O2 से रिएक्शन लिए, SO2 गैस बना, SO2 गैस बना, इसका फिर हम लोग हाफ O2 से रिएक्शन कराए, V2O5 कैटलिस्ट में किया। कैटलिस्ट का जरूरत क्यों पड़ रहा है, ठीक है, कैटलिस्ट का जरूरत इसलिए पड़ रहा है क्योंकि SO3 बनाना रिलेटिवली टफ होता है, ठीक है। SO3 बनाना रिलेटिवली टफ होता है क्योंकि SO3 खुद अपने आप में बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल गैस होता है, ठीक है। SO3 को अगर ऐसे ही छोड़ देंगे हवा में, तुरंत SO2 और हाफ O2 में ब्रेक कर जाएगा। इसीलिए इसको बनाए रखने के लिए हमें SO3 का जरूरत है, सॉरी मतलब V2O5 का जरूरत है। V2O5 हमने डाला, SO3 बन गया। SO3 बन गया, इसमें हम लोग ने जब वाटर को ऐड किया, ये तुम्हारे पास एक, ये बस तुम्हारी जनरल नॉलेज रिएक्शन है। SO3 में तुमने वाटर को ऐड किया, तुम्हारे पास H2SO4 बनता है। क्यों? ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, +6 कुछ रूल तुम लोग को बताए थे, याद आ रहा होगा तो, ठीक है। तो इस चीज को तुम लोग याद रख सकते हो, हालांकि ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस में यूज नहीं आता। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि इस SO3 के साथ हमारे पास जो H2SO4 हमने पहले से, उन दोनों को रिएक्ट करा रहे और बना रहे H2H2O7। इसका नाम होता है, हम लोग प्यार से ओलियम बोलते हैं इसको, ठीक है। स्पेलिंग गलत हो गया, इसको प्यार से हम लोग ओलियम बुलाते हैं, ठीक है। ओलियम को जब हम लोग वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो एक हाइड्रेशन रिएक्शन होता है और ये H2SO4 बनता है। सवाल आता है कि अगर H2SO4 हमारे पास पहले से था तो यहाँ पे फिर से H2SO4 बनाने का मतलब क्या है, क्योंकि कॉन्टैक्ट प्रोसेस हम लोग बनाते करते क्यों, फॉर द सिंथेसिस ऑफ H2SO4, ठीक है। तो H2SO4 पहले से था तो फिर से H2SO4 हम लोग कर क्यों रहे हैं? किसी को इसका जवाब कोई देना चाहेगा? नहीं देना चाहेगा तो सुनो, हम लोग इसको इसलिए करते हैं क्योंकि ये जो H2SO4 है पर्टिकुलरली हमारे कंसेंट्रेशन का नहीं है, जो हमें चाहिए वो ये नहीं है। हम लोग को अगर यहाँ पे कोई एक डिजायर्ड कंसेंट्रेशन का लाना है तो हमने इसमें ओलियम बनाया। अब उसी अमाउंट में हम लोग पानी इसमें डालेंगे या नहीं, मतलब कितने अमाउंट में पानी डालेंगे वो इसके कंसेंट्रेशन को फैक्टर करेगा, ठीक है। हालांकि कहा जाता है कि 98% प्योर तक H2SO4 यहाँ से हम लोग को मिल जाता है, जो कि NCERT कहता है। तो यहाँ से हम लोग H2SO4 इस तरीके से निकाल रहे हैं। तो प्योर मेथड, प्योर H2SO4 निकालने का तरीका क्या है हमारे पास, कॉन्टैक्ट प्रोसेस, ठीक है। कोई दिक्कत? ठीक है। अब यही था हमारा जो मैक्सिमम ऑक्सीजन फैमिली में होता है कि सबसे बड़ा जो चंक कहा जाए, बॉटल नेक, वो हम लोग कर चुके हैं। अब यहाँ पे आता है एक कंपाउंड जिसका नाम है SO2। SO2 इज इंपॉर्टेंट गैस है, इसमें हाफ O2 रिएक्ट कराते हैं, SO3 बनता है। SO3 इज अनस्टेबल। SO2 कैन एक्ट एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट, लेकिन इसका जो रिड्यूसिंग एक्शन है ये ज्यादा स्टेबल होता है क्योंकि ये +6 में जाना ज्यादा प्रेफर करता है। रिपीट कर रहे हैं कुछ पॉइंट्स को, ठीक है। अब SO2 को अगर हम लोग वाटर में ऐड करें तो हमारे पास क्या बनेगा? कुछ लोगों को लगता है ये H2SO4 बना देगा, नहीं, ये H2SO3 बनाएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट का रूल देखते रहो, ठीक है। तो यहाँ पे H2SO3 का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। अब इस SO2 गैस का कलर क्या है, स्मेल क्या है? तो इस ये है कलरलेस पंजेंट।
ठीक है, कलरलेस है और पंजेंट है। अब हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं। मतलब ये SO3 तो हमारे पास हो गया। अब इसके बाद सिर्फ हमारे पास एक ही बॉटल नेक आता है, और वो बॉटल नेक है थायो। सल्फर का एक कंपाउंड है। बेसिकली ऑक्सीजन फैमिली में ऑक्सीजन जितना तकलीफ नहीं देता, सल्फर उतना ज्यादा तकलीफ देता है। ठीक है, तुम लोग को एक और रिएक्शन बताते हैं SO3 2 माइनस के बारे में। SO3 2 माइनस सल्फाइड आयन होता है। ठीक है, इस सल्फाइड आयन में का अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला जाए तो ये भी आता है +4। ठीक है, +4। अब ये जो है ये भी +6 में जा सकता है और रिड्यूस हो सकता है, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट अपना कम कर सकता है। ठीक है, तो बेसिकली ये मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ज्यादा अच्छा काम करेगा, मतलब खुद सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा और खुद रिड्यूस हो जाएगा। तो ये दो चीजों में रिड्यूस होना होता है जनरली, S0 मतलब सल्फर 0, और दूसरा होता है H2S मतलब सल्फर 2 माइनस। ठीक है, इन दोनों में ये रिड्यूस हो सकता है। अब ये जो सल्फर 0 होता है ये बेसिकली येलोइश व्हाइट टर्बिडिटी के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और ये जो H2S होता है ये पंजेंट स्मेल होता है। ठीक है, रॉटन एग लाइक स्मेल या फिश लाइक स्मेल, इन दोनों में से कोई एक पर्टिकुलरली होता है। एक PH3 होता है, एक H2S होता है। एक रॉटन एग लाइक स्मेल होता है और एक रॉटन फिश लाइक स्मेल होता है। तो ये शायद रॉटन एग लाइक एग। स्मेल होता है इसका। ठीक है, और हम लोग के सिलेबस में एक ही कंपाउंड है जो रॉटन एग लाइक स्मेल दे रहा है। ये कब होगा और ये कब होगा, ये जरूरी बात है। ये तब होता है जब मतलब जैसे ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, तो यहाँ पे किसी एक कंपाउंड की तरह का कंपाउंड से रिएक्ट करेगा, और जिस कंपाउंड से रिएक्ट करेगा वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। तो यहाँ पे अगर जो रिड्यूसिंग एजेंट है बहुत अच्छा हो, बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट हो, तो ये H2S में कन्वर्ट करा देगा। बाकी हर केस में यहाँ पे S0 में लेके जाएगा। ठीक है, ये कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है? ये वो रिड्यूसिंग एजेंट सारे के सारे होंगे जहां पे नेसेंट हाइड्रोजन रिलीज होता है। ठीक है, जहां पे भी नेसेंट हाइड्रोजन रिलीज होगा वहां पे H2S का फॉर्मेशन होगा। रिमेनिंग ऑल रिड्यूसिंग एजेंट इसको सल्फर 0 तक लेके जाएगा। ठीक है, अब बात आता है यहाँ पे एग्जाम्पल देने का। एग्जाम्पल देने का बात आता है तो लास्ट क्लास में हम तुम लोग को एक चीज बोले थे कि एक चीज हम छोड़ रहे हैं, ऑक्सीडाइजिंग एसिड और नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स। इसी में एक होता है एक मतलब क्या बोलते हैं यहाँ पे, इसी में नेसेंट हाइड्रोजन का जो पर्टिकुलर कंसेप्ट है वो आता है, लेकिन तुम लोग हमको याद नहीं दिलाए तो इसलिए इस चीज को हम भी भूल जाते हैं। खैर, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब कुछ फैक्ट्स हैं, तो इस फैक्ट्स की तरफ भी हम लोग मतलब इक्वली इन फैक्ट्स को इम्पोर्टेंस देंगे। ये NCERT के कुछ पॉइंटर्स हैं, तो इस पॉइंटर्स को हम एक जगह नोट कर लिए, तो इसलिए तुम लोग को बता देते हैं। ठीक है, ठीक है, डाइक्लोराइड्स एंड डाइब्रोमाइड्स ऑफ सेलेनियम एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, एग्जिस्ट क्यों नहीं करता है? सेलेनियम खुद में ही एक बड़ा कंपाउंड, इसका डाइक्लोराइड, और सेलेनियम डाइब्रोमाइड खुद में बहुत बड़ा बड़ा कंपाउंड है, तो ये इसलिए एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, एग्जिस्ट, एक मिनट रुक जाओ। हाँ, ठीक है, ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, ये एक चीज हो गया, तो इस पॉइंट को ध्यान में रखना। तो ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंटर था, इसको अगर याद रख सको तो याद रख लेना।
अब एक पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ रिएक्शन आता है, इसको हम लोग बोलते हैं चारिंग रिएक्शन। चारिंग रिएक्शन या चेयरिंग रिएक्शन, जो भी बोलना चाहो, CHARRING। ठीक है, ये बहुत सिंपल रिएक्शन होता है। सपोज हमारे पास एक कंपाउंड है C12H22O11। ठीक है, इसको अगर हम लोग रिएक्ट करा रहे कंसंट्रेटेड H2SO4 से, ठीक है, यहाँ पे जो पर्टिकुलर चारिंग रिएक्शन में सारे के सारे रिएजेंट्स है वो कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन है, और यही एक पर्टिकुलर जगह है जहाँ पे कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ तुमको रिएक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ अगर इसको हम लोग रिएक्ट कराएंगे तो क्या होता है कि ये बनाएगा 12 कार्बन प्लस 11 वाटर। ठीक है, 12 कार्बन, इसको मतलब इसके बेसिक मतलब पूरे तरीके से इसको इसके एलिमेंटल फॉर्म में लेके आता है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ पे सल्फर के साथ कंसंट्रेट H2SO4 का रिएक्शन कराएंगे तो ये फॉर्म करता है SO2 प्लस H2O। कार्बन का रिएक्शन कराएंगे तो ये फॉर्म कराएगा CO2 H2O, साथ ही साथ SO2, ये भी फॉर्म कराता है। अब कॉपर, तो कॉपर के साथ अगर कंसंट्रेट H2SO4 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये भी फॉर्म कराता है CuSO4 H2O SO2। ठीक है, अब तुम लोग के दिमाग में एक छोटा सा सवाल घूम रहा होगा कि कहीं कहीं यहाँ पे मतलब यहाँ पे SO2 आया, यहाँ SO2 आया, लेकिन ऐसा आया तो आया क्यों? तो सवाल तो घूमना चाहिए, हालांकि डायरेक्टली याद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका भी जो रीजन बनता है ये वही एसिड वाले कंसेप्ट से आता है, तो उसको तो हम लोग भूल ही चुके हैं। तो इसीलिए इसको तुम लोग को डायरेक्टली याद रखना होगा, इसको नोट कर लो अगर नोट करना चाहो तो। इसीलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा पॉज करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। SNP टेस्ट। SNP टेस्ट क्या होता है? सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट। सिंपल सा टेस्ट है, लेकिन दो चीजों के लिए किया जाता है। नंबर 1 सल्फाइड, और नंबर सेकंड सल्फाइड। सल्फाइड क्या होता है? SO3 2- और सल्फाइड क्या होता है? सल्फाइड होता है S2-। ठीक है, अब ये टेस्ट हम तुम लोग को बता देते हैं। सबसे पहले हम लोग इसको देखेंगे SO3 2- के लिए, और सोडियम नाइट्रोक्लोराइड क्या होता है वो देखेंगे। ठीक है, तो अगर हम लोग सबसे पहले ZnSO4 को, ठीक है, Na2FeCN5NO, इसके साथ रिएक्ट कराते हैं, ठीक है, यही होता है सोडियम नाइट्रोक्लोराइड SNP। ठीक है, अभी फर्स्ट स्टेप में हम लोग यहाँ पे सल्फाइड को इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। ZnSO4 को अगर हम लोग सोडियम नाइट्रोक्लोराइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमारे पास जो कंपाउंड बनता है ये बनता है ZnFeCN5NO। ठीक है, ये कंपाउंड बना। इस कंपाउंड में अगर हम लोग कि कोई भी सल्फाइड कंटेनिंग कंपाउंड इंट्रोड्यूस करते हैं, जैसे हम लोग को डाउट है कि इस टेस्ट ट्यूब में सल्फाइड है या नहीं है, तो हम लोग इस पर्टिकुलर मिक्सचर में उसको डाल देते हैं। ठीक है, उसका थोड़ा सा टुकड़ा मतलब थोड़ा सा हिस्सा डालते हैं। अभी टाइट्रेशन बेसिस पे भी दिखाते हैं कैसे डाल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो कलर आता है ये आता है रेड प्रेसिपिटेट। ठीक है, रेड प्रेसिपिटेट का कलर आता है
और ये कंफर्म प्रेजेंस करता है कि इसमें SO3 2- था। दिस इज नोन एज सोडियम नाइट्रोक्लोराइड टेस्ट। तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे सोडियम नाइट्रोक्लोराइड के साथ सल्फाइड का रिएक्शन नहीं करा रहे, बल्कि पहले हम लोग ZnSO4 को यहाँ पे इसके साथ रिएक्ट करा रहे हैं। ये हमारे पास जो कंस्टिट्यूएंट बन रहा है ये बेसिकली जिंक नाइट्रोक्लोराइड टाइप का कुछ है, ठीक है। जिंक नाइट्रोक्लोराइड का जब हम लोग SO3 हमारे साथ रिएक्शन करा रहे हैं तब हमारे पास आ रहा है रेड प्रेसिपिटेट, ठीक है। इसका भी कलर होता है, ये इसका जो कलर है ये भी हम लिख देते हैं। जिस कलर से लिख रहे हैं बिल्कुल वही कलर है, सैल्मन कलर। मेरे ख्याल से यही होता है, थोड़ा सा येलोइश टाइप का होता है सैल्मन, ठीक है। सैल्मन कलर होता है, उससे वो रेड प्रेसिपिटेट में चेंज करता है, ठीक है। तो क्या हुआ इस पूरे रिएक्शन में, तुम एक बार फिर से इसको तुम लोग बताने का कोशिश करते हैं। हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब था जिसमें हम लोग ने ZnCl2 ले रखा था वाटर के साथ, सॉरी ZnSO4 ले रखा था वाटर के साथ, ठीक है। इस ZnSO4 में हमने ऐड किया थोड़ा सा सोडियम नाइट्रोक्लोराइड, मतलब इक्वल कंस्टिट्यूएंट में रिएक्शन कराया, ठीक है, इक्वल कंपोजिशन में रिएक्शन कराया। तो हमारे पास इसी पर्टिकुलर टेस्ट ट्यूब में फॉर्म हो गया है सैल्मन कलर का प्रेसिपिटेट, ठीक है। और ये क्या है, जिंक नाइट्रोक्लोराइड कह लो इसको, इसका कंपोजिशन बता देते हैं ZnFeCN5NO, ठीक है। इससे ये रिएक्ट किया, वाटर तो पहले से था ही था। अब इसमें हम लोग ऐड क्या कर रहे हैं, इसमें हम लोग वापस ऐड कर रहे हैं वो वाला कंपाउंड। जैसे इस टेस्ट ट्यूब में हमारे पास एक पर्टिकुलर कंपाउंड है जिसमें हम लोग को डाउट है कि जो कि इसमें कोई सल्फाइड कंटेनिंग कंपाउंड है या नहीं, ठीक है। तो इसमें से हमने थोड़ा सा हिस्सा इसमें डाल दिया, ठीक है, थोड़ा सा हिस्सा इसमें डाला। अगर इस प्रेसिपिटेट का रंग लाल हो गया तो हम लोग बोल देंगे कि यस इट वाज अ कंपाउंड विच कंटेन्ड सल्फाइड, और अगर नहीं हुआ तो हम लोग बोलेंगे इट डिडंट कंटेन सल्फाइड। ये था SNP टेस्ट नंबर 1 फॉर सल्फाइड, ओके। अब आता है सल्फाइड के लिए। सल्फाइड क्या होता है, S2-। इसके लिए हम लोग को यही सेम इसी टाइप का एक टेस्ट परफॉर्म करना है, ठीक है। तो सपोज हमारे पास कोई एस सल्फाइड कंटेनिंग कंपाउंड है Na2S से, सोडियम सल्फाइड। इसका हम लोग रिएक्शन कराते हैं सोडियम नाइट्रोक्लोराइड से, SNP से, मतलब Na2FeCN5NO। इसके साथ इसका हम लोग रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे हमें एक कंपाउंड मिलेगा। उस कंपाउंड का पर्टिकुलरली नाम होता है Na4FeCN5NOS, ठीक है। ये जो कंपाउंड है इसका जो कलर होता है ये होता है पर्पल और वायलेट, ठीक है। पर्पल या वायलेट कलर का इसका पूरा का पूरा कलर होता है। और अगर पर्पल या वायलेट कलर आ रहा है तो हम लोग ये बता देंगे कि ये जो कंपाउंड था ये सल्फाइड कंटेन कर रहा था। थोड़ा सा और इसमें कंडीशंस है, तो इस कंडीशंस को अब यहाँ पे समझते हैं, लेकिन इतना चीज तुम लोगों को पता होना चाहिए। सल्फाइड के केस में, SO3 2- के केस में हम लोग डायरेक्टली SNP नहीं ऐड कर रहे थे, डायरेक्टली SNP से हम लोग टेस्ट नहीं कर रहे थे, इनडायरेक्टली SNP से टेस्ट कर रहे थे। लेकिन सल्फाइड के केस में हम लोग डायरेक्टली SNP से टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज को तुम लोगों को ध्यान में रखना है। यहाँ पे कलर क्या है, पर्पल, यहाँ कलर क्या है, रेड, फाइनली रेड आएगा, ओके। अब
सल्फाइड के लिए थोड़ा सा और डिटेलिंग करना पड़ेगा। तो ये इसमें ऐसा होता है कि जो सल्फाइड का कंपाउंड्स है, अगर वो एसिडिक मीडियम में, एसिडिक नेचर का है, ठीक है, तो ये एसएनपी टेस्ट नेगेटिव देता है। भले इसमें सल्फाइड हो तब भी ये एसएनपी टेस्ट नेगेटिव देगा, क्योंकि ये एसिडिक नेचर का है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जब कभी भी हम लोग को ये डाउट होता है कि किसी एक पर्टिकुलर कंपाउंड में सल्फाइड है या नहीं है, ये चीज हम लोग को टेस्ट करना है, तो हम लोग इस सल्फाइड के कंपाउंड को लेते हैं, ठीक है। इसमें थोड़ा सा, इसमें से इसका थोड़ा सा कंपोजिशन निकाला, सपोज H2S ही था, इसमें हम लोग को पता नहीं है क्या है, मान लिया कि ये H2S था, H2S निकाला, इसमें कुछ स्ट्रॉन्ग बेस ऐड कर दिया, ठीक है, बेस ऐड कर दिया, इसका जो मिक्सचर है इसका हम लोग SNP टेस्ट करेंगे, ठीक है। इसका SNP टेस्ट करेंगे, तब अगर हमारे पास पर्पल आ गया तो फिर ये पर्पल या वॉयलेट आ गया तो ये मतलब पॉजिटिव SNP टेस्ट दे रहा है, और नहीं आया तो मतलब नेगेटिव SNP टेस्ट दे रहा है, ठीक है। मतलब एसिडिक मीडियम में हमेशा सल्फाइड हो तब भी वो नेगेटिव देगा, और बेसिक मीडियम के लिए टेस्ट पॉसिबल है। मतलब अगर इसको हम जनरलाइज करके लिखना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं H2S प्लस SNP नेगेटिव, H2S प्लस SNP बेसिक मीडियम पॉजिटिव, Na2S प्लस SNP पॉजिटिव, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा जो SNP टेस्ट होता है, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट, Na2 CN होल 5 NO, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो हमारा टेस्ट है ये यहाँ पे होता है कंप्लीट। Na2FeCN होल 5NO। इसमें अगर किसी को तकलीफ है, दिक्कत है, फिर से सुनना चाह रहा है तो वो पूछ सकता है। एक बार जितना बताया उसको एक बार रिकॉल करने का कोशिश करो। चलो, तो उम्मीद करते हैं सबको हर चीज समझ में आ गया होगा, तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है। अब सल्फर का एक और अगला इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है सोडियम थायोसल्फाइड, H2O3 2-, मतलब ये तो बेसिकली थायोसल्फाइड है, सल्फाइड, ठीक है। और अगर इसमें सोडियम ऐड कर दे Na2H2O3, जिस नाम से ये ज्यादा जाना जाता है, तो ये हो गया सोडियम थायोसल्फाइड, ओके। अब इसका जो पर्टिकुलरली रिएक्शंस है हम लोग को वो देखना होगा।
ठीक है, कुछ कुछ रिएजेंट्स के साथ पहले रिएक्शन करेंगे, फिर उसका फाइनल रूल देखेंगे। ठीक है, सपोज हम रिएक्शन कर रहे हैं MnO4 माइनस के साथ, और मीडियम है यहाँ पे एसिडिक। तो ये जो है इसका अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो तो कितना आएगा, कोई निकाल के अगर बताना चाहे तो बता सकता है। कोई भी जिसको, जिसका थोड़ा मैथ्स जगह पे हो। ठीक है, तो आशा करते तुम लोग का मैथ्स जगह पे है। तो जो H2O3 2 माइनस है, ये बेसिकली एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। ठीक है, और क्योंकि +6 का ऑक्सीडेशन स्टेट इसके लिए सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो ये +6 में कन्वर्ट होना पसंद करेगा। तो अगर ये +6 में कन्वर्ट होना पसंद करेगा, तो मतलब, और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, तो ये किस चीज में कन्वर्ट होगा, SO4 2 माइनस। ठीक है, और KMnO4 मतलब MnO4 माइनस एसिडिक मीडियम में तुम लोग भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ये काम कर रहा है, तो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करे और खुद रिड्यूस हो जाएगा। रिड्यूस किस चीज में होता है, MnO2 में। इस रिएक्शन का अगर थोड़ा सा और बात किया जाए डिटेल में, तो यहाँ पे बेसिकली SO4 2 माइनस वन स्टेप रिलीज नहीं होता, यहाँ पे S प्लस SO4 2 माइनस रिलीज होता है, जिसको NCERT बुक अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ट्वाइस SO4 कर देता है वाटर के साथ बैलेंस करने के लिए। ठीक है, तो ये चीज NCERT नहीं कह रहा है कि S प्लस SO4 2 माइनस रिलीज हो रहा है, वो डायरेक्टली कहता है कि ट्वाइस SO4 रिलीज हो रहा है। लेकिन ये चीज हम तुमको बता दे रहे हैं। अगर तुम्हारे पास जे एडवांस के पेपर में तुमको इस टाइप का कोई कंसेप्ट लगे कि S प्लस SO4 मतलब टर्बिडिटी का भी बात कर दे, तो तुमको उसी से पता होना चाहिए कि वो चीज वो कहाँ से उठा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया एक पर्टिकुलर रिएक्शन। ठीक है, इसी की तरह एक और रिएक्शन हम लोग यहाँ पे नोट करते हैं, जो कि है Cr2O7 2 माइनस H प्लस में। Cr2O7 2 माइनस H प्लस में तुम लोग भी जानते हो और हम भी जानते हैं कि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। तो मतलब यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन होगा। ये ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है और ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो मतलब ये ऑक्सीडाइज होगा और ये रिड्यूस होगा। इसका मतलब यहाँ पे भी फॉर्म होगा क्या, SO4 2 माइनस प्लस Cr3 प्लस, और Cr3 प्लस क्या होता है, ग्रीन। ठीक है, अब थोड़ा सा इसमें और डिफिकल्टी लेवल को बढ़ाते हैं। अब सपोज हमारे पास एक दूसरा कंपाउंड है जिसके साथ इसको रिएक्शन करना है, और ये है Fe3 प्लस। Fe3 प्लस के साथ अगर ये रिएक्शन करेगा तो ये बनाएगा Fe2 प्लस प्लस S4O6 2 माइनस। इसका नाम होता है टेट्राथायोनेट आयन, लिख देता है S4O6 थायोनेट आयन। ठीक है, इसका नाम है टेट्राथायोनेट आयन। तो याद रखना है, हेलो, आवाज आ रहा है मेरा? हाँ भैया। ठीक।
ठीक है, तो ये हो गया हमारा टेट्राथायोनेट आयन का क्या स्ट्रक्चर। यहाँ पे अगर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट देखा जाए तो यहाँ पे है 0 और यहाँ पे है +5। ठीक है, तो यहाँ पे दो ऑक्सीडेशन स्टेट विजिबल हो रहा है। तो चाहो तो तुमको, और अगर तुम यहाँ से इस फॉर्मूले से निकालोगे 4x माइन 4 इंटू -2 प्लस सॉरी, अगर तुम इस मतलब नॉर्मल फॉर्मूले से निकालोगे, मतलब 4x लोगे, x इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर प्लस -2 इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इंटू कितना है 6 इज इक्वल टू -2। यहाँ से तो तुम सॉल्व करोगे तो तुमको इसका एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट मिलेगा। चलो निकाल के देख लेते क्या आ रहा है। -12 इज इक्वल टू -2, 4x इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 2.5। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या था 10, मतलब टोटल सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट 5 + 0 + 0 + 5 विच इज इक्वल टू 10। और कितना ऑक्सीजन था 4, सॉरी कितना सल्फर था 4, तो ये कितना आ गया पर ऑक्सीजन 2.5। तो यहाँ से मतलब इस फॉर्मूले से हमारे पास क्या आता है, इस फॉर्मूले से हमारे पास हमेशा एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट आता है। लेकिन रियल जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, जो स्ट्रक्चर बनाने के बाद हमने देखा, वो है 2 पे +5 है और 2 पे 0 है। इस बात का ध्यान रखना है, इस पे सवाल पूछा जा चुका है। अब हम लोग वापस जो ये टेबल कर रहे थे, इस टेबल पे हम लोग थोड़ा सा एक दो कंपाउंड को और लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। Cu2+ को ले लेते हैं, Cu2+ को लेंगे और I2 को लेंगे। ठीक है, इन दोनों को ले लिया। Cu2+ को अगर हम लोग ले रहे हैं तो यहाँ पे Cu+1 फॉर्म होगा प्लस S4O6 2- का फॉर्मेशन होगा, और यहाँ पे I2 लेंगे तो I- का फॉर्मेशन होगा और S4O6 2- का फॉर्मेशन होगा। सवाल आता है, सवाल ये आता है कि कहीं पे SO4 2- का फॉर्मेशन हो रहा है, कहीं पे S4O6 2- का फॉर्मेशन हो रहा है, ऐसा क्यों? ठीक है, सवाल आ गया। तो सवाल तो है, किसी के पास जवाब है? नहीं। तो सुनो, इसका कोई वैलिड एक्सप्लेनेबल रीजन एनसीईआरटी के में तो नहीं गिवन है और कहीं नहीं गिवन है। बस इतना सा है कि अगर आयरन कॉपर, आयरन में भी +3, यहाँ पे +2 और यहाँ पे I2 थायोसल्फेट के साथ रिएक्शन करता है, H2O3 2- के साथ रिएक्शन करता है, तो रिड्यूस तो नॉर्मली हो गया। ठीक है, रिड्यूस तो ये सब नॉर्मली हो गया। Fe2+ में हुआ ये रिड्यूस, ये Cu+1 में हुआ और ये I- में हुआ। लेकिन ये जो H2O3 2- है, ये जो ऑक्सीडाइज होता है, ये SO4 2- में ऑक्सीडाइज ना होके एक डाइमर बना देता है विच इज नोन एज S4O6 4-, S4O6 2-, सॉरी, दिस इज द डाइमर ऑफ H2O3। ठीक है, ये इसका डाइमर बेसिकली फॉर्म किया। ठीक है, और इसका जो नाम है, इसको हम लोग बोलते हैं टेट्राथायोनेट। बहुत लोगों को बस ये देख के याद हो जाता है कि Fe3+ U2+ और I2 डाइमर फॉर्म कर रहा है। ठीक है, जब भी ये थायोसल्फेट के साथ रिएक्शन करता है, लेकिन हमको नहीं याद रहता था, बहुत लोग को याद नहीं रहता, तो देयर इज अ न्यूमोनिक टू हेल्प दैट। इसको भी देख सकते हो, हम पहले लिख देते हैं। ठीक है, वो डायन फिर क्यों आई थी, तो इसका मतलब क्या है? वो से तो कुछ इसका मतलब नहीं है। डायन से है डाइमर, फिर मतलब Fe3+, Q से है Cu2+, I से है I2 और थी से है थायोसल्फेट। ठीक है, तो वो डायन फिर क्यों आई थी, तो मतलब Fe3+, Cu2+ और I2 को अगर हम लोग थायोसल्फेट से रिएक्ट कराते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, हमारे पास बनता है डाइमर। इतना तुम लोग को इस न्यूमोनिक से मदद मिल जाएगा। लिख के भी बता देते हैं। Fe3+ को
Cu2+ को या I2 को अगर हम लोग थायो के साथ रिएक्शन कराते हैं, थायोसल्फेट के साथ, तो हमारे पास बनता है डाइमर। डाइमर इंपॉर्टेंट है, S4O6 2-। ठीक है, कोई दिक्कत? उम्मीद कर रहे हैं नहीं है। ठीक है, और बाकी जितना भी केस होगा, बस ये 3 केस को छोड़ के बाकी जितना भी केस होगा उसमें क्या फॉर्म हो रहा है, SO4 2-। ये रिएक्शन दिया कहाँ पे हुआ है? ये रिएक्शन तुमको पी ब्लॉक में नहीं मिलेगा, ये रिएक्शन तुमको डी ब्लॉक में मिलेगा। डी ब्लॉक में खोजना है इसको। ठीक है, डी ब्लॉक में तुमको ये रिएक्शन सारे के सारे दिए हुए हैं। कुछ ऐसा एक्सप्लेन नहीं करते हैं कि क्यों डाइमर बन रहा है, क्यों डाइमर नहीं बन रहा है, बस इसी पर्टिकुलर फैशन में जिसमें हम बनाए वैसे ही करके रिएक्शंस दिया हुआ है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते, आगे बढ़ने से पहले तुम लोग फिर से एक बार देख लो इस पर्टिकुलर रिएजेंट में, अगर कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो। चलो, तो किसी को कुछ पूछना है, फिर से सुनना चाहता है इस पूरे टॉपिक को? नहीं तो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, कुछ और फैक्ट्स को डील करते हैं। जो सोडियम थायोसल्फेट होता है Na2S2O3, इसी का जो हम लोग एक और नाम देते हैं सोडियम थायोसल्फेट का, इसको बोला जाता है हाइपो सॉल्यूशन। ठीक है, यही होता है हाइपो सॉल्यूशन। ठीक है, ये तुम लोग के रेडॉक्स रिएक्शन में बहुत ज्यादा यूज होता है कि इसका, इससे हम लोग ने टाइट्रेशन कराया, इस पर्टिकुलर रिएजेंट का हमने हाइपो सॉल्यूशन से रिएक्शन कराया, और उसमें ये इनऑर्गेनिक का जो कंसेप्ट है ये तुम्हारा काम आएगा कि कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। ठीक है, हालांकि जे एडवांस का ये पर्टिकुलर स्टाइल नहीं है कि बहुत जल्दी जल्दी रेडॉक्स से पूछे। 2018 में आखिरी बार पूछा था, तो उम्मीद तो कम है कि पूछेगा, लेकिन अगर पढ़ाई हो रहा है तो इसलिए इसको पढ़ लेना। ठीक है, तो ये चीज को याद रखना कि इसको हाइपो सॉल्यूशन कहा जाता है। ठीक है, और इसको इसे भी हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, यूज एंटी क्लोर एजेंट, इसको हम लोग एंटी क्लोर एजेंट की तरीके से यूज करते हैं। मतलब जैसे हम लोग अपना जो मान लो कपड़ा था, ठीक है, कपड़े पे लगा दाग, दाग लगा, इसको अब हम लोग को कराना है ब्लीच, मतलब इसको साफ कराना, तो ब्लीच कराना पड़ेगा। ब्लीच कराना पड़ेगा तो हम लोग ने यहाँ पे क्या डाला, Cl2+ वाटर, क्लोरीन वाटर। क्लोरीन वाटर क्या प्रोड्यूस करता है, नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट ऑक्सीजन कैसे प्रोड्यूस करता है, तो सबसे पहले HOCl में कन्वर्ट होता है, HOCl से हम लोग के पास आता है नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट ऑक्सीजन इस पे अटैक किया, इस पे अटैक करने के बाद इस कलर को थोड़ा थोड़ा व्हाइट करना शुरू किया। ठीक है, धीरे धीरे करके इस कलर को हटा देगा। ठीक है, ये कलर हट गया। ये कलर हटने के बाद यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे कुछ क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे बचे रह जाएंगे। अब तुम क्लोरीन वाला कपड़ा पहनोगे तो मजा नहीं आएगा। मजा नहीं आएगा तो वो ड्राई क्लीनर क्या करेगा, थोड़ा सा सोडियम थायोसल्फेट से इसको रिएक्शन करा देता है। ठीक है, सोडियम थायोसल्फेट से इसका रिएक्शन कराता है, और ये सोडियम थायोसल्फेट क्या करता है, ये एक्सेस जो क्लोरीन बच गया है आफ्टर ब्लीच फैब्रिक्स पे, उसको हटा देता है। ठीक है, मतलब Cl2+S2O3 2-, ये क्या रिएक्शन देगा हम लोग को पता है, SO4 2- प्लस Cl-। ठीक है, और यहाँ से हम लोग को अपना नया चकचकाता हुआ कपड़ा मिल गया। ठीक है, तो दिस वाज नोन एज एंटी क्लोर एजेंट, मिक्सचर ऑफ कंसेप्ट फ्रॉम ग्रुप 17 एंड ग्रुप 16, और थोड़ा सा डी ब्लॉक। सोडियम थायोसल्फेट का और थोड़ा सा बात कर लेते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड आता है। ठीक है,
तो जो सोडियम थायोसल्फेट है Na2S2O3, इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। किसी को कोई आइडिया कितना होता है? 5। 5। क्रिस्टलाइज होता है, ठीक है। अब इसको अगर हम लोग हीट करते हैं तो यह सबसे पहले तो अपना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को लूज करेगा। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को लूज करेगा और इसको आगे फर्दर हीट करते रहेंगे तो ये फॉर्म करेगा Na2SO4 प्लस NaS5। S5 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है। एक्चुअली यहाँ पे Na2S5 क्रिएट होता है, ठीक है। ये सल्फर इस टाइप से जुड़ा रहता है आपस में, ठीक है। पहला वाला में नेगेटिव और आखिरी वाले में नेगेटिव आता है, ठीक है। ये इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाता है। यहाँ पे Na, यहाँ Na। तो इस चीज को तुम लोग ध्यान रख सकते हो। पॉलीसल्फाइड आयन बोलते हैं इसको, सोडियम पॉलीसल्फाइड। पेंटासल्फाइड नहीं बोलेंगे, पॉलीसल्फाइड ही बोल देते हैं, क्योंकि ये चेन आगे भी जा सकता था वैसे, ठीक है। तो इस रिएक्शन को ध्यान रखना। जिसने भी इसका आंसर 5 बताया तो उसके लिए एक मतलब अच्छी बात ये है कि कम से कम अगर तुमको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन याद है किसी चीज का, तो वो तुम्हारे जेई मेंस में बहुत हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि वो डायरेक्टली जेई बेस से बहुत हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि वो डायरेक्टली ऐसे ही पूछ देता है कि एक पर्टिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन दिया बहुत बड़ा सा, जेई मेंस में भी जेई एडवांस में एक बहुत बड़ा सा रिडॉक्स रिएक्शन दिया। रिडॉक्स कराने का मेन उद्देश्य क्या रहता है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पता करना। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अगर तुम्हें पहले से याद है, 5 तुक्का मार के निकल गए, बहुत चांस हो गया कि सही हो गया। और अगर इसको सॉल्व करने जाओगे तो 5 से 7 मिनट तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। और उसके में भी मेरा तो आंसर नहीं आता था, क्योंकि मुझको रिडॉक्स आता नहीं था, ठीक है। तो हम डायरेक्टली यही करते थे, हम प्रीवियस ट्रेंड्स देखे थे, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाए थे, वो बहुत ज्यादा अगर पूछ रहा था तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन निकालना पूछता था। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन निकालना पूछता था तो, और उसका आंसर जो होता था वो स्टैंडर्ड वाला ही वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता था, ठीक है। तो वो क्या कर देता था, तो हम इस चीज को नोट किए थे, और सारे के सारे कंपाउंड जो भी मेरे आंख के सामने से गए उसका हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन याद कर लिए। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन याद करने से मेरा काम बन गया, ठीक है। सोडियम थायोसल्फेट HCRT में कहा दिया है, ये चीज तो हम शायद पी ब्लॉक में भी थोड़ा सा इसके बारे में जिक्र हो, लेकिन डी ब्लॉक में पर्टिकुलरली इसको तुम लोग रीड कर सकते हो कि AgBr के बारे में कुछ रिएक्शंस दिए गए, ठीक है। AgBr एंड S2O3, ठीक है। इस चीज को रीड कर लेना, क्योंकि ये वो इलाका है जी एडवांस का जिसपे अभी तक अच्छा सवाल नहीं बना है। सवाल बस यही बना है कि फोटोग्राफ्स में इसको यूज करते हैं कि नहीं, तो हाँ करते हैं, मतलब AgBr को। लेकिन इन दोनों को मिला के जो एक अच्छा सवाल बन सकता है कि इन दोनों के रिएक्शन से आगे क्या बनता है, तो इन दोनों के रिएक्शन से Ag2S2O3 बनता है, ठीक है। Ag2S2O3 बनता है और एक्सेस में डालेंगे तो एक सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनता है। अभी हम इसका फॉर्मूला नहीं लिख रहे, तुम लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा ये तो, ठीक है। सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनता है, उस कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर, उसमें सिल्वर का हाइब्रिडाइजेशन, उस कॉम्प्लेक्स का ऑप्टिकल, मतलब इन शॉर्ट टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स, ये सारा चीज अभी तक पूछा नहीं गया है, इसलिए इस चीज को देख लो, ठीक है, क्योंकि ये कभी भी पूछा जा सकता है। डी ब्लॉक में तुमको मिल जाएगा, वो लास्ट में कहीं ना कहीं मतलब पैसेज बना के लिखा हुआ है, ठीक है। और क्योंकि ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बनता है, ठीक है, तो इस चीज को तुम लोग देख सकते हो। यहाँ तक में तुम लोग कोई दिक्कत? कुछ यार हम फैक्ट्स कलेक्ट किए थे जब हम प्रिपेयर कर रहे थे, तो एनसीईआरटी हम देखे थे, हमको कुछ फैक्ट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगा था, ठीक है। तो हम तुम लोग को बता देते हैं क्यों इंपॉर्टेंट लगा था, क्योंकि प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स के हिसाब से हमको, अगर मेरे हिसाब से अगर क्वेश्चन बनाने वाला मेरे हिसाब से सोच रहा है तो वो इन पर्टिकुलर क्वेश्चंस को लेगा ही लेगा। तो इसीलिए हम कुछ फैक्ट्स एनसीईआरटी से निकाले थे जो हमको लग रहा था कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है,
क्योंकि अब एग्जामिनर बहुत ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट नहीं पूछ रहा है, डेल एच ई जी का ऑर्डर ज्यादा पूछ देता है। ठीक है, डेल एच ई जी का ऑर्डर पूछ रहा है, तो इसका ऑर्डर तो पता होना चाहिए। ठीक है, तो ऑक्सीजन फैमिली में पर्टिकुलरली डेल एच ई जी का ऑर्डर कुछ ऐसा आता है। ठीक है, ये ऑर्डर है डेल एच ई जी का, तो इस चीज को तुम लोग ध्यान में रख सकते हो। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट डी ब्लॉक में हम लोग को बताए थे कि जैसे जैसे हम लोग डाउन द ग्रुप जाएंगे, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा। तो इस ग्रुप में इसके लिए कोई एक्सेप्शन नहीं है। गौर करो, हम यहाँ पे एलिमेंट्स का बात कर रहे हैं, इसके हाइड्राइड्स का बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो वो तुम्हारे लिए एक इंपॉर्टेंट बात होगा। इस चीज को तुमने नोट किया, इसको दूसरे वाले को भी तुमने नोट किया। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट और मतलब ऑक्साइड्स पे, ऑक्साइड्स ऑफ ग्रुप 16। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एस SO2, SeO2, TeO2। ठीक है, ये तीनों आया। अब इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है। तो कोई कुछ कहना चाहेगा इस पे? कुछ भी कह सकते हो यार, बॉन्ड लेंथ कंपेयर करके देखो एक बार। कोई कुछ कहना चाहेगा? यार माइक अनम्यूट कराने का मन नहीं करता है। पता है, तुम लोग क्लास में बैच लेने से ज्यादा अच्छा हमको एक 10 के बच्चे के साथ बैच लेना ज्यादा अच्छा लगता है। बहुत कुछ पूछता है हमसे। चलो सूरज, तुम ही कुछ कोशिश करो। सूरज, कुछ नहीं। अनुज, तुम कुछ कहना चाहोगे? तुम भी कुछ नहीं कहना चाहोगे? चलो, हम ही आंसर बता देते हैं। इसमें जो TeO2 होता है, इसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नेचर सबसे ज्यादा होता है। कारण, कारण है इसका बॉन्ड लेंथ। ठीक है, बॉन्ड लेंथ सबसे बड़ा है, ऑक्सीजन सबसे पहले टूटेगा, तो सबसे जल्दी जाके किसी कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करा देगा। और ये तो बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है, और ये इन दोनों के बीच में सैंडविच है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। SF6 के बारे में तुम लोग को एक चीज बताई थी कि SF6 हाइड्रोलाइज नहीं करता है। अगर SF6 हाइड्रोलाइज नहीं करता है तो इसका कारण क्या है? कारण इसका ये है, उस टाइम तुम लोग को बताए थे, स्टेरिकली स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक है, चाहो तो इसमें एक और कारण जोड़ सकते हो। दूसरा जो रीजन है वो है एक्सेप्शनल स्टेबल एक्सेप्शनल स्टेबिलिटी ऑफ SF6। ये NCERT के डी ब्लॉक में लिखा, P ब्लॉक में लिखा हुआ है। ठीक है, समझ में आया? तो SF6 के बारे में ये एक पॉइंट था, तो उनसे कभी भी पूछा जा सकता है कि कौन सा कंपाउंड स्टेरिक रीजंस की वजह से एक्सेप्शनली स्टेबल होता है। तो तुम्हारे पास तुम्हारा आंसर है। अब
कुछ और इम्पोर्टेंट रिएक्शन के बारे में तुम लोग को हम बता देते हैं। कुछ अनस्टेबल कंपाउंड से भी, एक बहुत स्टेबल कंपाउंड के बारे में बात किया तो कुछ अब अनस्टेबल कंपाउंड्स के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। KClO3 बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं है, हीट डालते हैं तो अनस्टेबल हो जाता है। KClO2 सॉरी KCl+O2 में ब्रेक कर जाता है, ठीक है। AgO Ag2O ये भी बहुत ज्यादा अनस्टेबल कंपाउंड होता है, Ag और O2 में टूट जाता है। Hg2O2 या सॉरी HgO ये तुम्हारा Hg+O2 में टूट जाता है। इन सारे कंपाउंड्स के पास ऑक्सीजन से बाइंड करने की एफिनिटी नहीं होती है, ठीक है, इन दोनों मेटल्स के पास पर्टिकुलरली। इस चीज को तुम लोग ध्यान रखना चाहो तो रख सकते हो। कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज है जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्राइड्स, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ हाइड्राइड का अगर बात किया जाए, तुम लोग को फिर से एक बार वो रीजन बता देते हैं। H2O H2Se H2, इनका अगर हम लोग को मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करना है तो नंबर वन जो बॉइलिंग पॉइंट जिस चीज पर डिपेंड करता है वो है क्या, वो है मॉलिक्यूलर वेट। और नंबर टू हाइड्रोजन बॉन्ड, मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो इन सब के सब कंपाउंड्स में से सबसे ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसका है, तो हाइड्रोजन का है। लेकिन अभी मॉलिक्यूलर वेट भी एक पैरामीटर है, तो पहले सबसे पहले हम लोग मॉलिक्यूलर वेट के मुताबिक बॉइलिंग पॉइंट को सजा लेते हैं। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर केस में क्या लगता है कि सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट सॉरी बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट है ये होगा H2O का, ठीक है, ये नंबर वन। और सेम ऑर्डर गोज फॉर मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। ग्रुप 16 में हाइड्राइड्स में मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में कोई एक्सेप्शन नहीं है, मतलब H2O सबसे आगे आ जाता है, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखना। हालांकि जबकि ग्रुप 15 में और ग्रुप 17 में तुम लोग को बताए थे कि यहाँ पे ये चीज अंतर आता है, ठीक है। ग्रुप 17 में एक बार पिछले लेक्चर में बता चुके हैं, ग्रुप 15 में अगले लेक्चर में फिर से सुन लोगे। अब तो भाई ऐसा कोई रिएक्शन बचा नहीं, एसिडिक स्ट्रेंथ भी बता ही देते हैं। एसिडिक स्ट्रेंथ का अगर हम लोग ऑर्डर कंपेयर करना चाहें बिटवीन H2O H2Se H2S H2Se H2Te में, तो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसका है? तो तुम लोग को सोच लो, एक मिनट सोच लो फिर हम बता दें। ठीक है, तो कुछ लोग जरूरी सोच लिया होगा, तो इसमें भी हम लोग सबसे ज्यादा जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगा ये हम लोग बॉन्ड लेंथ के बेसिस पे निकालेंगे।
ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का ये बॉन्ड छोटा है और हाइड्रोजन और टेल्यूरियम का ये बॉन्ड बड़ा है, तो इसका मतलब कि ये बॉन्ड सबसे पहले टूटेगा, तो एसिडिक स्ट्रेंथ का अभी ऑर्डर कुछ ऐसा ही होगा। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग पूरा कंक्लूड तो नहीं करते, एक और जरूरी बात है, थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ ग्रुप 16 हाइड्राइड्स। ठीक है, थर्मल स्टेबिलिटी एसिडिक स्ट्रेंथ का जस्ट रिवर्स होता है। कारण, ये जो कंपाउंड है ये बहुत जल्दी टूट सकता है, ठीक है, और ये जो कंपाउंड है ये बहुत जल्दी नहीं टूट सकता है, इसीलिए इसका थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो तुम्हारा ग्रुप 16 यहाँ पे खत्म होता है, इससे ज्यादा ना ही कोई रिएक्शन है इसमें और ना ही इससे ज्यादा कोई कंसेप्ट। एक तो रिएक्शन, और अगर बताना चाहें तो और तो नहीं, हमको याद नहीं आ रहा कोई ऐसा। अगर तुम लोगों को कुछ ऐसा याद है तो बिल्कुल शेयर कर सकते हैं। अच्छा, तुम लोग के मॉड्यूल में कहाँ तक होमवर्क मिल चुका है? कोई भी बता दो। कोई भी? अनुज? भाई तुम लोग को होमवर्क कहाँ तक मिला है? बोल भी दो। आदित्य? कहाँ तक होमवर्क मिला है? कुछ बोलना चाहोगे तुम लोग? यशी? हाँ भैया। कहाँ तक होमवर्क मिला है? याद नहीं है। चलो ठीक है, तुम लोग होमवर्क नोट कर लो, नेक्स्ट वीक जब हम लोग मिलेंगे तो डिस्कस करेंगे। एस ब्लॉक में एक्सरसाइज 1, जेई मेंस जे एडवांस। ठीक है, इतना होमवर्क करके अगली बार मिलना हमसे। तो अभी हम लोग के पास खैर टाइम है थोड़ा सा, तो हम लोग ग्रुप 15 भी शुरू कर सकते हैं। तो ग्रुप 15 के भी कुछ कंसेप्ट तुम लोग को बता ही देते हैं, फिर उसके बाद फिर क्लास एंड कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले ग्रुप 15 में अगर हमको 15 का कोई भी चीज याद आ रहा है तो सबसे पहले उसका फैमिली, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एसबी और बिस्मथ। एसबी क्या होता है? एंटीमनी। ठीक है, ये 5 एलिमेंट्स इसके फैमिली मेंबर्स। प्रोसेस ऑस्टवर्ल्ड, ऑसवर्ल्ड प्रोसेस। ऑसवर्ल्ड प्रोसेस कैसे हम लोग देखेंगे, तो ये प्रोसेस हम थोड़ा सा ब्रीफ में तुम लोग को बता देते हैं। NO प्लस हाफ O2 NO2 बनाता है, NO2 प्लस H2O। ये हम डायरेक्टली लिख देते हैं, नहीं तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। HNO3 प्लस NO। ठीक है, और यहाँ से फिर HNO3 हम लोग को मिल गया।
कितना अच्छा लगा। अच्छा, यहाँ पे एक कैटलिस्ट यूज हो रहा है इसके फर्स्ट स्टेप में, NH3। सबसे पहला स्टेप पे हम लोग क्या करते हैं, NH3 मतलब अमोनिया को हम लोग कहीं से लेके आते हैं, ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं, एक कैटलिस्ट Y ऐड करते हैं यहाँ पे, और NO बनाते हैं। एक बार ये NO बन गया, बस अपना काम बन गया। NO को फिर हम लोग थोड़ा सा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में डालते हैं और ये NO2 बनाता है। NO2 को फिर हम लोग वाटर से रिएक्शन कराते हैं, तो ये वापस HNO3 और NO बना देता है। HNO3 और NO बनाने से होता क्या है, होता ये है कि जो यहाँ पे NO है, ये फिर से वापस ये रिसाइकिल हो जाता है, मतलब यही NO अब आगे साइकिल को कंटिन्यू करेगा, फिर से ये एयर से रिएक्ट करेगा, NO2 बनाएगा और ये साइकिल कंटिन्यू होगा। ठीक है, कोई यहाँ पे बता पाएगा कि यहाँ पे रिएजेंट कौन सा है? तो Y जो रिएजेंट है, दिस इज प्लेटिनम। प्लैटिनम, रोडियम, गेज। गेज का मतलब बेसिकली एक छन्नी टाइप का लगा देते हैं। ठीक है, प्लैटिनम और रोडियम गेज का एक छन्नी के ऊपर इसका रिएक्शन किया जाता है। ठीक है, तो ये है तुम्हारा ऑस्टवर्ल्ड प्रोसेस। इसके आगे का काम अगले लेक्चर में करेंगे। इस प्रोसेस को फिर से बता देंगे क्योंकि यहाँ पे हम एक चीज छोड़ दिए, ये बेसिकली ये रिएक्शन सही नहीं है। अगर कोई देख पा रहा हो तो थोड़ा सा हिंट दे देते हैं। ये रिएक्शन, ये एक मिक्स्ड अनहाइड्राइड होता है। मिक्स्ड अनहाइड्राइड क्या होता है उसको अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद दो रिएक्शन यहाँ पे आते हैं। ठीक है, तो इसको अगले क्लास में फिर से डिस्कस कर लेंगे। ग्रुप 15 को एक बार थोड़ा सा रिकैप कर लेना, होमवर्क तुम लोग को बता दिया है। एस ब्लॉक एक्सरसाइज 1, जेई मेंस, जे एडवांस। ठीक है, और ग्रुप 16 तुम लोग रीड कर लेना। और किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछो। कोई क्वेश्चन?